साल 1984। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद राजीव गांधी ने देश की कमान संभाली। उस समय वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसा युवा चेहरा थे जिन पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भारी जिम्मेदारी थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना के तथ्यों और स्रोतों को डिकोड कर रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक नेता के जीवन की नहीं है, ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की कहानी है जिसे दुनिया आज तक भुला नहीं पाई है। तो आइए गहराई में चलते हैं और उन भू राजनीतिक तनावों को समझते हैं जो इस ऐतिहासिक त्रासदी का कारण बने। एक मुस्कुराता चेहरा कुछ ही सेकंड में इतिहास बन गया। जरा उस रात की कल्पना कीजिए। साल था 1991 और देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल था। 21 मई की वो रात। राजीव गांधी सत्ता में वापसी के लिए पूरे देश में रैलियां कर रहे थे और इसी सिलसिले में वो तमिलनाडु के एक छोटे से शहर श्रीपेरम्बदूर पहुंचे थे। रात का वक्त होने के बावजूद वहां भारी भीड़ जमा थी। हर कोई बस उनकी एक झलक पाना चाहता था। वहां का माहौल एकदम जीवंत और ऊर्जा से भरा हुआ था। राजीव गांधी भी अपनी उसी जानी मानी मिलनसार शैली में कड़े सुरक्षा घेरे के बावजूद आम लोगों के बीच आ रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे, हाथ मिला रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य और उत्साह से भरा लग रहा था। लेकिन वो उत्साह कुछ ही पलों में एक खौफनाक मंजर में बदल गया। उसी भारी भीड़ के बीच एक महिला भी खड़ी थी। उसका नाम था धनु। वो धीरे धीरे बिना किसी की नजर में आए सुरक्षा घेरे को पार करते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही राजीव गांधी उसके पास आए, उसने उन्हें एक फूलों की माला पहनाई और फिर एक ही पल में सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। एक बेहद जोरदार धमाका हुआ, इतना भयंकर कि उसने उस पूरी जगह को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ बस अफरा तफरी मच गई। उस धमाके ने न सिर्फ श्रीपेरम्बदूर को बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर देश ने अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री को हमेशा के लिए खो दिया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राजीव गांधी ही क्यों, एक चुनावी रैली में एक पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह से क्यों निशाना बनाया गया? देखिए, ये कोई आम अपराध बिल्कुल नहीं था। इसके तार भारत की सीमाओं के पार पड़ोसी देश श्रीलंका में चल रहे गहरे और हिंसक भू राजनीतिक संघर्षों से जुड़े हुए थे। ये एक ऐसा दौर था जब देशों की सीमाएं सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं थीं, बल्कि असली राजनीतिक तनावों से सुलग रही थीं। इस पूरी साजिश को गहराई से समझने के लिए हमें भारत की सीमाओं से बाहर देखना होगा और उस जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य को समझना होगा जो पूरे दक्षिण एशिया की शांति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस साजिश के पीछे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTEE का हाथ था। सबूतों से यह बिल्कुल साफ हो गया कि इस भयानक हमले की पूरी योजना इसी संगठन ने बनाई थी। स्रोतों के मुताबिक LTTE एक उग्रवादी संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीलंका के अंदर एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र यानी एक अलग तमिल राज्य की स्थापना करना था। उस दौर में श्रीलंका एक बेहद भयंकर गृह युद्ध से गुजर रहा था। ये कोई छोटा मोटा स्थानीय संघर्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यापक जातीय और सैन्य टकराव था जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी थी। लेकिन सवाल वही है, श्रीलंका के इस संगठन ने भारत के एक नेता को अपना निशाना क्यों बनाया? चलिए घटनाओं की कड़ियों को जोड़ते हैं। इस त्रासदी की जड़ें 1980 के दशक में छिपी हैं। ये एक ऐसा भू राजनीतिक घटनाक्रम था जहां एक के बाद एक लिए गए फैसलों ने हालात को बहुत गंभीर बना दिया। 1984 में जब राजीव गांधी ने सत्ता संभाली, तब तक श्रीलंका का गृह युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब चूंकि भारत और श्रीलंका भौगोलिक रूप से इतने करीब हैं, तो वहां के उग्र संघर्ष का सीधा असर भारतीय राजनीति पर पड़ना लाजमी था। फिर आता है 1987 का साल, जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल भारत सरकार ने एक शांति समझौते के तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने का ऐतिहासिक फैसला किया। और सच कहें तो यही वो फैसला था जिसने उन हालातों की नींव रखी जिनका दुखद अंत 1991 में इस हत्या के रूप में हुआ। 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने के इस फैसले ने वहां के राजनीतिक और सैन्य समीकरणों को पूरी तरह से पलट के रख दिया। LTTE, जो श्रीलंका सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र लड़ाई लड़ रहा था, उसने इस भारतीय हस्तक्षेप को अपने वजूद और अपने लक्ष्यों के लिए एक सीधा खतरा मान लिया। स्रोतों के अनुसार शांति सेना की इस तैनाती से LTTE बहुत ज्यादा नाराज हो गया। एक बड़ी विडंबना देखिए, जो सेना शांति स्थापित करने के मकसद से वहां गई थी, वो जल्दी ही वहां के जटिल सैन्य संघर्ष में उलझ गई। इसी गहरी नाराजगी और हिंसक टकराव ने एक खौफनाक बदले की भावना को जन्म दिया। LTTE को यह डर सताने लगा था कि भविष्य में अगर राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आए तो उनके संगठन के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।
और बस इसी डर ने इस साजिश का रूप ले लिया। धमाके के बाद का मंजर बहुत ही भयानक था और अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस साजिश की कड़ियां जोड़ना। एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। क्राइम सीन को एक तरह से पूरी तरह से रिवर्स इंजीनियर किया गया। एजेंसियों ने घटनास्थल से तस्वीरें, वीडियो और हर छोटा बड़ा सुराग इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन इस पूरी जांच में सबसे बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब घटनास्थल से एक ऐसा कैमरा बरामद हुआ जो धमाके के वक्त ठीक वहीं मौजूद था। उस कैमरे की रील ने हमले से ठीक पहले के उन आखिरी पलों को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया था। जब उन तस्वीरों का बारीकी से विश्लेषण किया गया तो जांचकर्ताओं के सामने ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये एक सुनियोजित आत्मघाती मिशन था जिसे बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। और इसके बाद जो हुआ वो भारत के कानूनी और जांच के इतिहास का एक अभूतपूर्व अध्याय बन गया। साजिश का खुलासा होते ही कई लोगों की पहचान की गई, देश विदेश से सुराग जोड़े गए और कई गिरफ्तारियां हुईं। ये मामला सालों तक अदालतों में चला, जहां गहन सुनवाई के बाद दोषियों को सख्त सजाएं सुनाई गईं। आपको बता दें कि ये केस अपने आप में भारत के सबसे बड़े और सबसे जटिल जांच मामलों में से एक बन गया। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश को सुलझाना, विदेशी जमीन से जुड़े सबूतों को अदालत में साबित करना और न्यायपालिका के जरिए उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना वाकई एक बहुत लंबी और ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। इस पूरे घटनाक्रम का असर बहुत ही गहरा और विरोधाभासी था। एक तरफ था आधुनिक भारत का विजन। राजीव गांधी को आज भी एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जो भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखते थे। उनका फोकस तकनीक, कंप्यूटर और देश के तेजी से आधुनिकीकरण पर था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अचानक और हिंसक हत्या सिर्फ एक प्रगतिशील नेता का अंत नहीं था, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बेहद गहरा झटका था। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आधुनिक प्रगति के उन बड़े सपनों के बीच उस एक धमाके ने पूरे राष्ट्र को स्तब्ध कर दिया था। उस एक रात ने देश की दिशा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। श्रीपेरुम्बदूर की ये त्रासदी केवल एक नेता, एक चुनावी रैली या एक आत्मघाती हमले की कहानी भर नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही कठोर उदाहरण है कि जब सीमा पार के भू राजनीतिक संघर्ष और उग्रवाद आपस में मिलते हैं तो उसकी कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ती है। इतिहास हमें सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि यह हमें वर्तमान के लिए गंभीर सबक भी देता है। ये घटना हमें सिखाती है कि कूटनीति, शांति और आपसी समझदारी असल में कितनी महत्वपूर्ण है। हिंसा चाहे किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से क्यों ना की जाए, अंत में वो केवल नुकसान, दुख और अस्थिरता ही छोड़ जाती है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या आज की दुनिया ने अतीत की उन भू राजनीतिक त्रासदियों से सच में कुछ सीखा है? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।